दरवाजा फुल बंद कर दें। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और देखें क्लास फर्स्ट ईयर टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारे पास? टॉपिक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसमें से जो पार्ट रह गया था वो कौन सा था? टॉपिक है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, देखें क्लास फर्स्ट ईयर और टॉपिक है आपके पास कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमने डिस्कस करना है। अब इसमें थोड़ा सा शुरू में आपको बता भी दिया था मैंने कि देखें जो बोहर है उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डेफिनेट वेलोसिटी के साथ उन ऑर्बिट्स या शेल में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनका जो रेडियस है वो भी डेफिनेट है। लेकिन जो हाइजेनबर्ग है वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी और रेडियस, ये दोनों एट ए टाइम डेफिनेट नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो आपके पास बोहर पिक्चर ऑफ एटम है या बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो क्या हो गई फिर? अनसेटिस्फैक्टरी हो गई, मतलब वो गलत साबित हो गई आप कह सकते हैं। अब देखें इसको उसने आगे थोड़ा सा यूं भी लिखा हुआ है कि वो वाली थ्योरी जो ऐसी क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करे जो एक्सपेरिमेंटली मेजर ना की जा सकें, तो वो वाली जो थ्योरी है वो साइंटिफिक वर्क के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती। दोबारा एक मर्तबा सुन लें इसी चीज को। देखिए जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, अकॉर्डिंग टू बोहर electrons revolve with definite velocity in those orbits or shell which have definite radius. But according to Heisenberg uncertainty principle, both these quantities कौन सी हैं आपके पास? एक velocity और दूसरा radius of orbit does not become definite at a time. It means the Bohr picture of atom become unsatisfactory. According to Heisenberg, the theory which involve those quantities which cannot be measured experimentally does not follow the tradition of work. तो बेटा ये एक प्रॉब्लम बन गया कि हमारे पास पता नहीं एटम की स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए तीन लोग हमारे सामने हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा? एक आपके पास है हाइजेनबर्ग, एक है हमारे पास हाइजेनबर्ग, और दूसरा हमारे पास है श्रोडिंगर, एंड थर्ड वन है हमारे पास डायराक। ये तीन लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या की है? कोशिश की है। इन तीनों में से द मोस्ट prominent work was of Schrödinger, और इन तीनों में से जो बहुत अहम कारनामा था वो किसका था? श्रोडिंगर का था। और इसने क्या की? ही डिराइव a wave equation. He derived a wave equation which is given by following formula.
फार्मूला। इसने बेटा क्या की, एक इक्वेशन डिराइव की जो कि फॉलोइंग फार्मूला से लिखी जाती है। वो फार्मूला कौन सा है आपके पास, देखें ये है डी स्क्वायर साई ओवर आप लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास है डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस आपके पास है डी स्क्वायर साई ओवर आपके पास डी जी स्क्वायर प्लस आपके पास 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी और आगे लिख देना है साई इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0। दोबारा सुन लें, देखें डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जी स्क्वायर और उसके बाद प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इनटू ई माइनस वी और आगे आपके पास है इनटू साई इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 है। और यहां पर जो है ना आपके पास जो साई है इट इज ए वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। अब बेटा देखें जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ये मूवमेंट है, ये सर्कुलर मोशन है, ये एक वेव प्रोड्यूस करती है जिसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना ये श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन पेश की है जो कि आपके सामने लिखी गई है। और ये यूं समझ लें वेव को 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। आपके सामने मैंने देखें डी एक्स स्क्वायर लिख दिया है, डी वाई स्क्वायर लिख दिया है और डी जी स्क्वायर लिख दिया है। तो ये आपके पास जो है ना वेव की 3 डायमेंशनल मोशन को क्या कर रही है, इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है उसको किसी तरह क्या किया जाए, वेरीफाई किया जाए। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को वेरीफाई करने के लिए ये वाली इक्वेशन पेश की है। और ये इक्वेशन हमें यही बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स देखें हमारे पास मानते हैं पार्टिकल नेचर रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो ये एक स्टैंडिंग मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करते हैं। और वो वेव क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस। तो इससे ये बात साबित हो गई कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो डुअल नेचर रखता है, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और जो है ना वो वेव नेचर भी रखता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम जाएंगे किस चीज के ऊपर, कहता है हम जो है ना बात करेंगे, हाँ देखें कहता है अकॉर्डिंग टू Schrödinger, according to Schrödinger, although the position of electron, although the position of electron although according to Schrödinger, although the position of electron cannot be found exactly, ठीक है बेटा, according to Schrödinger, although the position of electron cannot be determined या cannot be found exactly, but probability of finding
electron can be finding electron at any position at any time can be found। ठीक है, अब क्या लिखा है मैंने आपके सामने, देखें ये है आपके सामने जो है ना जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है, अकॉर्डिंग टू Schrödinger although the position of electron cannot be found exactly। Schrödinger कहता है कि मानते हैं हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, but probability of finding electron at any position at any time can be found। लेकिन बेटा हम इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के जो चांसेस हैं, जो इम्कान है कि यहाँ पर पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका अंदाजा हम जरूर लगा सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी पोजीशन पे। और जो इसने इक्वेशन पेश की है, द solution of Schrödinger wave equation give us the probability of finding electron in a small region of space। देखिए बेटा, जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन पेश किया है, अगर उसको हम हल करते हैं तो उसके हल करने से हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो चांस है इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, वो हमें मिल जाता है। ठीक है ना। देखिए बेटा, जो श्रोडिंगर है वो कहता है मानते हैं इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस है, जहां पर मैक्सिमम चांस है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, तो उसका अंदाजा हम जरूर लगा सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी पोजीशन पे। और इसने जो इक्वेशन पेश किया है, जिसको मैंने पीछे आपके सामने लिख दिया है, क्या कहा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस हैं इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, वो हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और आप लोग देखेंगे डायग्राम के अंदर, देखें कहता है जो हाइड्रोजन का एटम है उसके लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट का अंदाजा लगाया गया है, वो यहाँ पर देखेंगे, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और इससे जो डिस्टेंस है पहले शेल का 1s लिख रहा होगा आपके पास, वो कितना है 0.0529। ये बेटा किस चीज में दे रहा होगा, नैनोमीटर में, या इसी को आप कह सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। और ये कौन सा है 1s, और इसी तरह ये आपके पास 2s है, ये 1s और 2s। कहता है जो 1s रेडियस हमने फाइंड आउट किया है, या पहले शेल के लिए हमने जो रेडियस फाइंड आउट किया है, किस चीज को यूज करते हुए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करते हुए, तो वो इतना रेडियस आ रहा है, कितना 0.0529 नैनोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस की वैल्यू वो वाली वैल्यू है जो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या की गई थी, मालूम की गई थी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर थोड़ी सी जो कमी रह गई थी, जो डिफेक्ट था, वो ये था कि वो एक चीज को कह देता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के 100% चांसेस यहां पर है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करता, वो डेफिनेट कर देता है, वो एक्यूरेट कर देता है। लेकिन जो आपके पास बेटा श्रोडिंगर है, ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है, ये पॉसिबिलिटी की बात करता है। कैसे बेटा, देखें और समझना है इसी बात को, जो बोहर है
वो कहता है अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसी ऑर्बिट या शेल के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये डेफिनेट पाथ है, इसी के अंदर 100% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं। लेकिन बेटा जो श्रोडिंगर है ये क्या कहता है, कहता है देखें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस यहां पर कितने परसेंट हैं, 95%। कितने परसेंट, 95%। और 5% चांस हैं जो कि मतलब बहुत कम चांस है, वो क्या है 5% है, वो यहां पर बेटा इस रेडियस से ऊपर भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन और इससे बेटा क्या हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, 5% नीचे भी आ सकता है। 95% बेटा चांसेस यहां पर हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, और जो है ना 5% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ऊपर भी हो सकता है और 5% चांसेस हैं वो नीचे भी हो सकता है। तो बेटा देखें यही नुक्ता है, यही वो बात है जिसकी वजह से बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया बेटा, अनसेटिस्फैक्टरी हो गया, डिफेक्टिव हो गया। और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या हो गया बेटा, एक्सेप्टेबल हो गया। क्या बात मैंने की है कि बोहर क्या कह देता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इनडेफिनेट ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर 100% बात है, अश्योरिटी के साथ कहता है कि यहां पर क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करता, कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास श्रोडिंगर है या हाइजेनबर्ग है ये इस बात पे मुतफिक हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पाए जाने के जो चांसेस हैं वो 90% यहां पर हैं, और प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि 5% ऊपर भी हो सकता है और 5% इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। इन्होंने पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन रखा है और उसने श्योरिटी की बात की है, 100% श्योरिटी की बात की है। तो इसलिए जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये बेटा क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया। और मजे की बात आपको बताऊं, देखिए जो बोहर है वो 100% श्योरिटी के साथ इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन इनडेफिनेट ऑर्बिट या शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल नेचर काउंट करता है, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पार्टिकल नेचर काउंट करता है और वेव नेचर को वो काउंट ही नहीं करता। लेकिन जो हाइजेनबर्ग है या श्रोडिंगर है ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी कंसीडर करते हैं और वेव लाइक भी कंसीडर करते हैं। इसी वजह से इन्होंने 5% जो है ना प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात की है कि वेव है, मैकेनिकल वेव है या स्टैंडिंग वेव है, 5% चांसेस हैं वो ऊपर भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो इसी वजह से ये बेटा जो आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये एक्सेप्टेबल हो गया। अब बेटा देखें जब हम ये बात डिस्कस करते हैं तो कहता है आपने समझना है, इस बात को याद रखना है कि आपने जो है ना दो कंसेप्ट हैं, एक बेटा आपके पास होते हैं ऑर्बिट या इसको बोलते हैं हम शेल, और दूसरे होते हैं हमारे पास सब शेल या बेटा इन्हीं के अंदर होते हैं, या ना कहें बल्कि इसी के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्बिटल्स होते हैं। सब शेल और बात है, ऑर्बिटल्स और बात है। तो अब देखिए बेटा कहता है जब आप इस काबिल हो गए हैं, आपने समझ लिया है कि हमारे पास जो है ना जो ऑर्बिट्स हैं उसके कंसेप्ट को ऑर्बिटल के कंसेप्ट से हमने मिलाना नहीं है। क्यों, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्रेड ऑफ चार्ज होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो मैकेनिकल वेव है। ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। ऑर्बिट हमारे पास ये क्या होते हैं, डेफिनेट पाथ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिट की तरह नहीं होते, बल्कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो बेटा क्या होती है, स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज होता है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, या मैकेनिकल वेव होती है जो कि अराउंड द न्यूक्लियस क्या होती है, मौजूद होती है। अब अगर दोनों की डेफिनेशन आप लोग करेंगे तो देखें डेफिनेशन आपके सामने मैं लिख देता हूं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, द डेफिनेट पाथ, द डेफिनेट सर्कुलर पाथ
circular path around the nucleus in which electrons revolves, around the nucleus in which electrons revolves are called orbits, are called orbits. ये किसने बात कही थी बेटा? ये बोहर ने बात कही थी, ठीक है। डेफिनेशन जब आप लोग लिखेंगे, द डेफिनेट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द in which electrons revolves are called orbits. ये बेटा डेफिनेट पाथ हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। और जो आपके पास सब शेल होते हैं या उन्हीं के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो लिखेंगे द स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस इन विच probability of finding electron is maximum, या कितने परसेंट चांस है? मैक्सिमम का मतलब है 95% चांस है, आर कॉल्ड सब शेल्स, या बेटा इन्हीं के अंदर जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है? द स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कितने चांसेस हैं? 95% आर कॉल्ड सब शेल्स आर ऑर्बिटल्स। तो बेटा इन दोनों कंसेप्ट को आपस में आपने मिलाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इनके बारे में। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर ये डेफिनेट पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और जो हमारे पास सब शेल होते हैं ये स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या मैकेनिकल वेव है जो कि अराउंड द न्यूक्लियस क्या होती है? मौजूद होती है। और ये 3 डायमेंशनल होता है। ये बेटा आपके पास देखें स्फेरिकल होते हैं ऐसे अकॉर्डिंग टू बोहर, ये स्फेरिकल होते हैं ऐसे, सर्कुलर पाथ होते हैं। और जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं बेटा। देखें अलोंग एक्स एक्सिस भी होंगे, अलोंग वाई एक्सिस भी होंगे और अलोंग जी एक्सिस भी होंगे। ये आपके सामने देखें, ये डेफिनेट पाथ हैं, सर्कुलर पाथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और ये बेटा आपके पास क्या होते हैं? डायरेक्शनल कैरेक्टर रखते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस। तो बेटा ये जो आपके पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये उसी का पार्ट रह गया था। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वो आपको मैंने क्या करवा दिया है? कंप्लीट करवा दिया है। और जब भी ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है ये भी उसी के अंदर ही शामिल करना है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल भी आपने क्या कर देना है? शामिल कर देना है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्या आता है? क्वेश्चन आता है वो है जो है ना क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो है ना ये क्या है क्वांटम नंबर्स? सबसे पहले तो इसकी आपने क्या करनी है? डेफिनेशन करनी है कि क्वांटम नंबर्स हमारे पास क्या है। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बाद है क्वांटम नंबर्स। डिफाइन करेंगे आप लोग द सेट ऑफ numerical values which give acceptable solution to Schrödinger wave
equation are called quantum numbers, are called quantum numbers। ठीक है बेटा, क्या लिखा है मैंने? द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का ऐसा सेट है विच गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो आपके सामने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, क्वांटम नंबर उसका ऐसा हाल देते हैं जिसको हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कहलाते हैं बेटा? क्वांटम नंबर कहलाते हैं। और इसके बारे में और भी थोड़ा सा आप लोग लिख लें, वो क्या है आपके पास? वो है दीज आर द पैरामीटर्स, these are the parameters which explain the behavior of electrons around the nucleus। ठीक है, ये भी आपने इसी के अंदर शामिल कर लेना है। क्या लिखा है मैंने? These are the parameters which explain the behavior of electron around the nucleus। ये बेटा आपके पास क्या है? ये जो है ना ऐसे अज्जा हैं, ऐसे पैरामीटर हैं जो हमें क्या देते हैं? जो हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। वो वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। जो बेटा आपके पास क्वांटम नंबर हैं, ये ऐसे पैरामीटर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये बात आपने इसके अंदर क्या कर लेनी है? शामिल कर लेनी है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर? तो आप कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये लिखेंगे आप लोग यहां पर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो कितनी टाइप्स हैं? फर्स्ट वन है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसका जो सिंबल है वो आपके पास क्या है बेटा? स्मॉल n है। और दूसरा है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसका जो सिंबल है वो आपके पास स्मॉल l होता है। और थर्ड वन है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसका जो सिंबल है वो आपके पास m होता है। और फोर्थ वन है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, और इसका जो सिंबल है वो आपके पास क्या होता है? स्मॉल s होता है। ठीक है ना बेटा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। वो कौन कौन से हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट l, and third one is magnetic quantum number which is represented by small m, and fourth one is spin quantum number which is denoted by small alphabet s। अब बेटा देखें, यूं समझ लें क्वांटम नंबर हमारे पास ऐसे पैरामीटर हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करते हैं? ये हमें पता बताते हैं, ये हमें उसकी जो है ना एक्यूरेट पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो यूं समझ लें क्वांटम नंबर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे अगर किसी आदमी का हमने पता करना है कि वो कहाँ पर रहता है, उसका हमें जो है ना क्या पता होना चाहिए बेटा? नाम का पता होना चाहिए, उसके सिटी का पता होना चाहिए, उसका जो है ना जिस सिटी के अंदर जो ब्लॉक है ब्लॉक का पता होना चाहिए, फिर जो है ना बेटा स्ट्रीट का पता होना चाहिए, और हाउस नंबर पता होगा तो उस बंदे तक हम इजीली क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, जिस तरह किसी आदमी का पता करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं,
एक नाम का पता होना चाहिए, दूसरा सिटी का पता होना चाहिए, किस शहर में वो रहता है। जब शहर में पहुंच जाए तो फिर ब्लॉक नंबर का पता होना चाहिए कि वो किस ब्लॉक में रहता है, और उसके बाद हमें जो है ना स्ट्रीट का पता होना चाहिए कि किस गली में रहता है, और उसके बाद जो है ना उसके हाउस नंबर का पता होगा तो उस आदमी तक हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह जो क्वांटम नंबर है ना, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग के बारे में बताते हैं कि जो एक्यूरेट तो नहीं कह सकते क्योंकि एक्यूरेट पोजीशन का तो हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन ये जो क्वांटम नंबर है ये हमारी हेल्प करते हैं कि जहां पर पॉसिबिलिटी है, जहां पर प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वहां तक पहुंचने में ये हमारी क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस चीज के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला जो क्वांटम नंबर है, और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल हमारे पास अल्फाबेट है एंड उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में फर्स्ट टाइम हमें किसने बताया था, हाँ जी ये जो है ना बोहर ने बताया था। और जो हमारे पास n है इसकी वैल्यू याद रखना है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू कहां तक बेटा, ये इन्फिनिटी तक हो सकती है। याद रखना है जो आपके पास n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वो जो है ना 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है। और जो आपके पास n है वो हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। देखिए अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, पहला शेल होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर दूसरा शेल होगा तो आपके पास n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह अगर तीसरा शेल होगा तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह आप जो है ना आप इंग्लिश के जो लेटर हैं उनसे भी शेल नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखें अगर पहला शेल होगा तो K से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर दूसरा शेल है तो L से, और तीसरा शेल है तो M से, इसी तरह फोर्थ वन है जो वो हम N से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में बताता है, हमें शेल या ऑर्बिट्स के बारे में बताता है अकॉर्डिंग टू बोहर। अब जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है तो इससे हमें दो चीजों का पता चलता है। एक है आपके पास बेटा क्या चीज, साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एटम भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेल, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल। ये बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है या रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। और दूसरा इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है। अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता होगा मतलब n की वैल्यू 1 होगी तो उस वक्त भी एनर्जी का हमें पता होगा। इसी तरह n की वैल्यू अगर 2 होगी तो उस वक्त भी हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह n की वैल्यू 3 होगी तो उस वक्त भी हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता चल सकता है। तो ये याद रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना शेल नंबर के बारे में बताता है, ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, इससे हम जो है ना साइज का पता लगा सकते हैं, और दूसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बता सकते हैं। n की वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास जो है ना साइज जो है छोटा होगा, अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और n की वैल्यू 3 हो जाए तो साइज और बढ़ जाएगा। जब साइज का पता होगा फिर हम एनर्जी का भी क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बेटा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें जो है ना इसके अंदर अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने कि पहले शेल के अंदर कोई कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और दूसरे शेल के अंदर कितने पाए जाते हैं, तीसरे शेल के अंदर कितने पाए जाते हैं, तो एक फार्मूला है वो आपके पास है, लिख सकते हैं टू कैलकुलेट द number of electrons in a given shell
is given by in a given shell is given by क्या है आपके पास 2n का स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला आपने याद रखना है 2n का स्क्वायर। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाता है। कैसे बेटा देखें, अब मैं कहता हूं मुझे पहले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, तो आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी इक्वल टू 1, n विल बी इक्वल टू 1। तो आप इस फार्मूला को जब अप्लाई करेंगे 2n का स्क्वायर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए 2n की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। देखें मैं कह रहा हूं कि अगर आपने किसी भी शेल या ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं तो कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, 2n का स्क्वायर। अब एग्जांपल भी आपको दे दिया है। मैं कहता हूं कि पहले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप बता सकते हैं कि n विल बी इक्वल टू 1। अब ये वाला फार्मूला 2n का स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। चलें थोड़ा सा आपको जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2, दूसरे शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बताने हैं, तो दूसरे शेल की जब बात होगी n विल बी इक्वल टू 2, तो फिर आपके पास ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, देखें 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दूसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये बेटा आपके पास जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो बात थी वो यहां तक कंप्लीट हुई। याद रखना है जो क्वांटम नंबर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉसिबल पोजीशन है उसके बारे में हमारी हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने तक हमारी हेल्प करते हैं। उनमें से पहला क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है जिसको मैंने क्या कहा है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिसका जो सिंबल है वो स्मॉल अल्फाबेट n है, और इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू कहां तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। और ये आपके सामने मैंने 3 शेल भी ड्रा कर दिए। अगर पहला शेल होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर दूसरा शेल होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और तीसरे शेल की अगर बात होगी तो n विल बी इक्वल टू 3। और हम इंग्लिश लेटर से भी इन शेल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KLM। और फिर आपको बता दिया है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन शेल और ऑर्बिट। उसके बाद आपको बता दिया है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन शेल इज गिवन बाय फॉलोइंग फार्मूला, वो है आपके पास 2n का स्क्वायर। आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस शेल के अंदर सामने आ जाएंगे। चलें बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटम नंबर रहते हैं उनकी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। ये फिर हमारा चैप्टर जो होगा वो भी क्लोज हो जाएगा। चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम।